गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम रीतिकाल से संबंधित चीज़ों को देखेंगे और शुरुआती 5 से 10 मिनट रीतिकाल से संबंधित चीज़ों को थ्योरी के रूप में देखेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य में सनवत 1700 से 1900, अगर सनवत की बात करें तो 1700 से 1900 और अगर हम ईस्वी में बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल की बात करें तो हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और अगर हम रीतिकाल की बात करें तो उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और अगर हम भक्ति काल और रीतिकाल दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से बोले तो हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। यानी भक्ति काल और रीतिकाल का जो समय था, इन दोनों समय को सम्मिलित रूप से हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। रीति का अर्थ है पद्धति, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए काव्य की रचना करना। रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकार काल और कला काल की संज्ञाएं भी दी गई है। लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से बात करें और सबसे सार्थक नाम की बात करें तो इस काल को रीतिकाल ही कहा जाता है। रीतिकाल। रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में केशवदास और चिंतामणि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अगर प्रवर्तक कवि की बात करें तो केशवदास और चिंतामणि का नाम आता है। लेकिन अगर सर्वमान्य रूप से बात करें, सर्वमान्य रूप से यानी जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा माना गया है, तो उसके अंदर केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना जाता है। रीतिकाल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीति सिद्धि काव्यधारा, जिसके अंतर्गत जो हमारी रचनाकार हैं बिहारी वो आते हैं। दूसरा है रीतिबद्ध काव्यधारा, जिसके अंतर्गत चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और देव आता है। तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा जिसके अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आ जाता है। रीतिकाल की विशेषताओं की बात करें तो जो पहली विशेषता है वो है आचार्य तत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, यानी रीतिकाल के जो भी कवि थे वो पहले आचार्य थे और बाद में वो कवि बनते हैं। दूसरी है श्रृंगार प्रियता, यानी रीतिकाल में जो भी कवि हुए उनकी रचनाओं में आपको श्रृंगार से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी श्रृंगार के प्रति कवियों के द्वारा रुचि दिखाई गई है। तीसरा है अलंकार प्रियता, यानी जितने भी रचनाएं रीतिकाल में की गई हैं उन रचनाओं में जो भी अलंकार हैं, जैसे अनुप्रस्थ, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, ये सारे अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। यानी अलंकार के प्रति कवियों की रुचि थी। कवियों को प्रिय रूप से अलंकार अपने कविताओं में, रचनाओं में देखा करते थे और देखना पसंद करते थे। तो ये 3 प्रमुख विशेषता हो गई रीतिकाल की। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार, जितने भी रीतिकाल के कवि हैं उनमें से मैक्सिमम कवि जो भी हैं वो किसी ना किसी राजा के दरबार में, कहीं ना कहीं के दरबार में जरूर थे। और उस दरबार को भी पूछा जाता है कि कौन से कवि कहाँ के दरबार में थे। तो बिहारी जो हैं वो जयपुर या आमेर के जो भी राजा हुए वहाँ के दरबार में रहते थे। चिंतामणि नागपुर में, केशवदास औरछा, भूषण पन्ना, भिखारीदास प्रतापगढ़ और अवध के राजा के दरबार में, बोधा पन्ना। जितने भी दरबार और कवि लिए गए हैं दोस्त वो सारे महत्वपूर्ण ही लिए गए हैं। देव जो हैं वो पिहानी, मतीराम, बूंदी। तो ये हो गए कवि और दरबार।
अब है रीतिकाल से संबंधित नामकरण, यानी जो रीतिकाल है अलग अलग विद्वानों ने इनका नाम अलग अलग प्रस्तावित किया है, सुझाव दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं वो कला काल कहते हैं। कला काल कहा गया है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। जितने भी थ्योरी अभी हम देख रहे हैं दोस्त, वो सारे महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं थ्योरियों से प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। अब है रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब जो रीतिकाल में कवि हुए हैं और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है, इसको देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तक और रचनाकार काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बिहारी हैं और इनकी रचना है बिहारी सतसई, काफ़ी फेमस रचना है। चिंतामणि है, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रसविलास। कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विलास विचार और रसविलास, ये चिंतामणि की रचनाएं हैं। मतीराम की है ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, जिसमें ललित लाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ललित लाम काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है मतीराम की। भिखारीदास, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। जसवंत सिंह की है भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच सिद्धांत और आनंद विलास, जिसमें आनंद विलास और भाषा भूषण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भूषण की रचनाओं की बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छात्रसल, दशक, ये तीनों के तीनों रचनाएं भूषण की है और तीनों महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पद्माकार की बात करें तो पद्माभरण, जगविनोद, गंगा लहरी, प्रबोध, पचासा, ये हो गई पद्माकार की रचनाएं। केशवदास की बात करें तो रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये चारों के चारों केशवदास की रचना है और चारों के चारों महत्वपूर्ण रचना है और चारों के चारों परीक्षाओं में पूछी गई है। कुलपति मिश्र, रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्त तरंगिनी, जिसमें मुक्त तरंगिनी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बोधा का हो जाएगा विरहवागिस और इश्कनामा, विरहवागिस और इश्कनामा। घनानंद की है सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस और इश्कलता, जिसमें वियोग बेली काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी भी जो रचनाएं हो वो महत्वपूर्ण ही है, बट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है वियोग बेली। देव की रचना की बात करें हम तो प्रेम तरंग, भाव विलास, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाव विलास। शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशाल विलास, देव शतक, राधिका विलास, ये सारी रचनाएं देव की है। एक बार केवल सुन लें दोस्त, फिर प्रश्नों को लगाएंगे तो जो महत्वपूर्ण है वो प्रश्न वहाँ पे पूछी गई है, फिर वो चीज़ें याद हो जाएगी। सेनापति की है कवित रत्नाकर और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, पूछी भी गई है परीक्षा में कि कवित रत्नाकर किसकी कृति है, तो सेनापति की। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे और एक एक करके परीक्षाओं में पूछे गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं, यानी रीतिकाल के कवि कौन से हैं? तो बिहारी भी है, मतीराम भी है, घनानंद भी है और भूषण भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो हम लोगों ने थ्योरी में देखा। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन कवि हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन और सबसे अंत में हो जाएगा ठाकुर। रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। अगर हम थ्योरी में देखें तो रहीम का जो जन्म है वो 1956 को होता है लाहौर में। उसके बाद घनानंद का 1673 ईस्वी को, और रसलन की जो बात करें तो 89 ईस्वी को, और अगर हम ठाकुर की बात करें तो 1766 ईस्वी को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रम भी देख लिया। अब है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचना हम लोगों ने थ्योरी के समय में देखा। नायिका भेद और श्रृंगार रस जो विवेचना है
वो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो रीतिकाल में प्रवृत्ति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये चीज़ें गलत है। रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है, सही है। प्रमुख भाषा ब्रजभाषा था रीतिकाल का, ये भी सही है। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ऊपर में हमने देखा ब्रज भाषा। रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी जो प्रिय भाषा है वो ब्रज भाषा है। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, तो सवैया जो है वो सर्वाधिक प्रिय छंद है रीतिकालीन की कवियों की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक है। अगर हम अन्य की बात करें तो भगीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव दास को मानते हैं। ऊपर में था रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव भी कहा है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा दोस्त। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो ये दोनों चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा दोस्त। चिंतामणि काव्य का स्वभाव कहते हैं और देव जो हैं काव्य का द्वार कहते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वही चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं, तो यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही हो जाएगा। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय था तो संवत की बात की गई है, तो 1700 से 1900 विक्रम संवत हो जाएगा रीतिकाल का समय। और अगर हम ईस्वी में बात करें तो रीतिकाल का ईस्वी है 1643 से 1643 से 1843 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल ही उत्तर मध्यकाल का नाम है, यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल ही कहा गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल कहा है, तो विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया है। अब कुछ अन्य नाम देख लेते हैं दोस्त। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीतिकाल कहा। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल कहते हैं। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल आदि और आदि काल जो था उसे जय काल कहकर संबोधित किया। यानी रामचंद्र शुक्ल जो रसाल है उसने रीतिकाल को कला काल कहा और आदि काल को जय काल कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा दोस्त, आदि काल को जय काल कहा है। इस काल का सबसे सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और जय किशन प्रसाद खंडेवाल प्रवृत्ति की दृष्टि में श्रृंगार काल कहा गया। ये जो कुछ लेखक हैं, जो कुछ आचार्य हैं, उनके द्वारा इसे श्रृंगार काल बताया गया है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो हैं उन्होंने ही प्रमुख रूप से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल का कला काल किसने कहा है? तो हमने ऊपर ही देख चुका है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इनमें से किसने आदि काल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल जो रसाल हैं उसने आदि काल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका जो रचना है उसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताएं? तो केशव जो हैं वो कवि प्रिया के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो केशव की ही कृति है रामचंद्रिका। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, तो रसक प्रिया जो है केशवदास की जो रचना है उसे ही हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है। विज्ञान गीता के लेखक हैं, तो केशवदास ही विज्ञान गीता के लेखक हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार मतलब रचना किसने की है?
तो केशवदास ने विज्ञान गीता की रचना की है। हम स्पीड में थोड़ा इसलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। जहांगीर रस चंद्रिका के रचनाकार हैं, जहांगीर रस चंद्रिका, तो आचार्य केशवदास जो हैं वो जहांगीर रस चंद्रिका के रचनाकार हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण जो है वो केशव का ग्रंथ नहीं है, वो जसवंत सिंह का ग्रंथ है, जसवंत सिंह का। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान गीता, ये तीनों के तीनों केशव का ग्रंथ है। भाषा बोल ना जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो केशवदास का कथन है। भाषा बोल ना जानी जिनके कुल के दास। अगर इन पंक्तियों का हम अर्थ की बात करें दोस्तों, केशवदास से संबंधित यह पंक्ति है जिसके माध्यम से यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती थी, लोक भाषा, हिंदी में तो कोई बात तक नहीं करता था। यह थी इस पंक्ति की कवि अर्थ। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनूना विराजई कविता बनिता मित, केशवदास की रचना है दोस्त। यद्यपि सुजातु सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत। यद्यपि सुजाति दोबारा रिपीट हुआ दोस्त यह प्रश्न, तो केशवदास की हो जाएगी, केशवदास की हो जाएगी। भूषण बिनूना बिरजई कविता बनिता मित, केशवदास की है, केशवदास की ही कथन है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्त उसके अकॉर्डिंग भिखारी दास का जो है वो केवल ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, रस सारांश जो है वही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसके अलावा भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय, छंदोन्पर्ण पिंगल, अमरकोश तथा शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज है दोस्त। तो इसके माध्यम से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वही सही है। थोड़ा सा यहाँ आंसर में मिस्टेक हुआ है दोस्त। कवि निर्माण दूसरी की रचना है जो हम आगे देखेंगे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा भाषा भूषण नहीं है, रस सारांश है, कवि निर्णय है, श्रृंगार निर्णय। ये तीनों को तीनों हैं दोस्त। तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है दोस्त ये दोनों हो जाएगा, कवि निर्माण भी हो जाएगा और रस सारांश भी हो जाएगा। थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिएगा दोस्त। नहीं दोस्त, ये इसलिए हमने गलत कहा क्योंकि यहाँ पे काव्य निर्माण है जबकि होना चाहिए काव्य निर्णय, जबकि होना चाहिए काव्य निर्णय। थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्त जिसकी वजह से यहाँ मिस्टेक हुआ था। काव्य निर्णय अगर होगा तब ये केशवदास की रचना, भिखारी दास की रचना हो जाएगी, बट अगर काव्य निर्माण कहा जाए तब केशवदास की रचना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे काव्य निर्णय है और यहाँ पे आपका काव्य निर्माण है। तो यहाँ अगर निर्णय होता तो ऑप्शन नंबर बी और डी सही होता। इसके वजह से बी गलत है और डी ही सही है जो हमने आपको पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो भिखारी दास जो हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं, भिखारी दास। शतरंज शतीका कृति रचनाकार हैं, कृति का रचनाकार हैं, तो भिखारी दास हो जाएंगे शतरंज शरीका। भिखारी दास की कृति है तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की कृति है, काव्य निर्माण नहीं, काव्य निर्णय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, यह कथन गलत है। केशव जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के। बाकी रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही बात है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, यह भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, यह भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर डी केशव रीति मुक्त का है, यह गलत है। केशव भी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? तो सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण कहा है, सोलंकी राजा रुद्र ने। शिवराज भूषण के रचिता कवि कौन है? तो भूषण जो है वो शिवराज भूषण के रचिता हैं। शिवा बाबनी के रचनाकार हैं, तो भूषण जो है शिवा बाबनी के रचनाकार हैं, भूषण। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल के कवि हैं भूषण और उन्होंने वीर रस
में कविता लिखी है। रीति काल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो भूषण ही हो जाएगा, वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। पहले शिवाजी और दूसरे छत्रसाल हैं। भूषण रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम था तो घनश्याम जो है भूषण का वास्तविक नाम है, घनश्याम, घनश्याम। महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की रचना है तो छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसकी विवेचना मिलता है? तो अलंकार की विवेचना मिलता है शिवराज भूषण ग्रंथ में। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि तो भूषण को कहा है। भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। गंग कवि का जन्म स्थान है, गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। इटावा जो है गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग 1538 में जन्म है, 1625 ईस्वी में इसकी मृत्यु है। रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था, मूल नाम गंगाधर था। और गंग के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। गंग की अगर कुछ अन्य चीज़ों पर ध्यान दें तो दोस्त गंग जाति के ब्राह्मण थे और अखबार के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त रहीम, बिरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपने स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दोई भय सुकविन में सरदार। तुलसी गंग दोई भय सुकविन में सरदार भिखारी दास के द्वारा गंग के बारे में बताया गया है, गंग के बारे में कहा गया है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं तो भिखारी दास हैं जो गंग के बारे में बताते हैं। नए नचाए कहो मुस्काई लता फिर अयो खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं तो पदनाकार। कौन हो जाएंगे? पदनाकार। नए नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन हारी तो पदनाकार हैं। यह प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो गया है दोस्त, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पदनाकार की रचना है, गंगा लहरी। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है? तो पदनाकार ही है, प्रबोध पचासा के रचनाकार। पदनाकार द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पदनाभरण जो है वो पदनाकार के द्वारा रचित एक अलंकार ग्रंथ है। कवि रसायन किसकी रचना है? कवि रसायन तो देव की रचना है, कवि रसायन। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग में हुई। और देव की अगर हम रचनाओं की बात करें तो काव्य रसायन, भाव विलास, काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टायम, भवानी विलास, सुजान विनोद। काव्य रसायन, भाव विलास, सुजान विनोद ये इंपॉर्टेंट है। प्रेम तरंग, राग रत्नाकार, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्राह्मण दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिख, प्रेम दर्शन। तो जग दोस्त ज़्यादातर जो देव की रचना है उसमें विलास का प्रयोग किया गया और 25 का प्रयोग किया गया है। तो विलास और 25 को देखकर आप देव के बारे में सोच सकते हैं। देव कवि किस जिले के थे? तो इटावा जिले के थे। देव कवि कहाँ के थे? इटावा जिले के। सुजान विनोद के रचनाकार हैं तो सुजान विनोद के जो रचनाकार हैं वो देव हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। जाति विलास के रचयिता हैं तो जाति विलास के भी रचयिता देव ही हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा दोस्त। अष्टायाम किसकी रचना है? तो अष्टायाम भी देव की रचना है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, रीतिबद्ध कवि देव हैं तो रसवादी कवि हैं। देव को रसवादी कवि बताया गया है। देव किस प्रकार के कवि हैं? देव किस प्रकार के कवि हैं? तो रसवादी कवि हैं देव, रसवादी। भूलि कहत नवरस सुकवि शकल मूल श्रृंगार उक्त, यह उक्त
उक्ति जो है यह किस आचार्य की है, तो देव की है। भुलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। अमय हलाहद मद भरे स्वयं श्याम रत्नीर जियत मरत झुक झुकी परत जिही चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं तो रसलीन की रचयिता है अमय हलाहल मद भरे। और अगर हम बात करें रसलीन की तो इनका जन्म 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बिलग्राम में 1669 को जन्म होता है। और अगर रसलीन की वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम की, तो मीर गुलाब नबी, मीर गुलाब नबी। मतीराम की भाषा है, मतीराम की भाषा है तो साहित्यिक ब्रज भाषा जो है मतीराम की भाषा है। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद जो है रीति काल के किस काल की कवि हैं? तो रीतिमुक्त काव्य के हैं, रीतिमुक्त। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो ऊपर के प्रश्नों में देखा दोस्त, रीतिमुक्त। घनानंद जो है रीतिमुक्त के कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त नहीं है तो बिहारी जो है वो रीतिमुक्त नहीं है, घनानंद है, आलम है और बोध भी है रीतिमुक्त। ऊपर थ्योरी में भी देखा था दोस्त हम लोगों ने। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो केशवदास जो है रीतिमुक्त नहीं है। घनानंद, आलम और बोधा जो है रीतिमुक्त हैं, याद रखिएगा दोस्त। यानी संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो घनानंद के संबंध में है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं था। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद जो हैं उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वैश्या थी। मोहम्मद रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विधा में निपुण सुजान वैश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है और यही सुजान इनकी प्रेमिका का नाम भी है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक है? तो घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तव कवि हैं, वियोग श्रृंगार का, तो घनानंद जो हैं वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि हैं। घनानंद की कृतियों किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। घनानंद की जो कृति है उसकी भाषा ब्रज भाषा है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरहलीला, कोकसार, रसवेती बल्ली और कृपाकांड, जिसमें सुजान सागर आप ध्यान रखिएगा दोस्त। घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ और 1739 में ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मार डाले गए। 1739 में नादिर शाह के सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। सुजान सागर के लेखक हैं तो घनानंद सुजान सागर के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्त। लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावता। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है घनानंद। लोग हैं लागी कवित बनावत, घनानंद की पंक्ति है दोस्त। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक है तो घनानंद का है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कवित रत्नाकार के रचनाकार हैं, कवित रत्नाकार के रचनाकार हैं तो सेनापति, सेनापति जो हैं कवित रत्नाकार के रचयिता हैं। कवित रत्नाकार किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है कवित रत्नाकार, क्योंकि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उनकी जो प्रिय भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। सुजान चरित्र के रचयिता हैं तो सुदन सम जो हैं वो सुजान चरित्र के रचयिता हैं। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति जो हैं वो सतसई की रचना नहीं, सतराई की रचना नहीं करते हैं। सतसई नहीं तो सतराई की रचना सेनापति नहीं करते। मतीराम, बिहारी और वृंद उत्तर जो हैं उन्होंने इसकी रचना की है। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति कवित रत्नाकार है। सेनापति की एक कृति उपलब्ध है दोस्त, कवित रत्नाकार। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो ललितम लाल जो है वो मतीराम की रचना है। और अगर हम मतीराम की कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललितम लाम,
ललितल लाम शतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कोमिदी। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध की बात करें तो बिहारी हो जाएगा दोस्त। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी। रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं तो रीति सिद्ध के हैं बिहारी, रीति सिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध में तो मतीराम जो है रीतिबद्ध में आ जाएगा दोस्त। बिहारी किस धारा के कवि हैं तो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, बार बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से एक कवि लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं है तो बिहारी जो है वो कवि लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, यानी बिहारी ने कवि लक्षण ग्रंथ की रचनाएं नहीं की है बिहारी ने। दृग वृझट टुटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन किसका है तो बिहारी का है। दृग उर्झत टुटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति बिहारी की कथन है। अर्थात आंखें उलझती है, जो पंक्ति है उसका अर्थ है दोस्त, आंखें उलझती है, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है, यह कैसा विधान है। यह पंक्तियां बिहारी लाल की है दोस्त, और जो पंक्ति थी ऊपर उसी का यह अर्थ है। बिहारी सतसई में दोहे हैं तो 1719 दोहे बताए गए हैं बिहारी सतसई में। रीतिकाल रीति सद्ध के कवि बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। अपने इस एकमात्र कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए, यानी एक कृति है सतसई और इसी से बिहारी प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। यह मुक्तव्य काव्य है, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्त कि जो सतसई है मुक्तव्य काव्य है और इसमें 1719 दोहे संकलित है, परंतु कहीं कहीं 1713 दोहे का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे। बिहारी जो हैं वो शाहजहां के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राजकवि थे। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के मथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय तथा बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवा अवस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तो 1595 जन्म, 1664 में मृत्यु। पिता का नाम केशव राय, ये चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्त। शाहजहां के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राजकवि थे। बिहारी की रचना का क्या नाम है तो बिहारी सतसई है बिहारी की रचना। 1719 तो है, पर कहीं कहीं 1713 दोहे का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बिहारी निम्न में से किस काल की कवि थे तो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई जो है किस भाषा का काव्य ग्रंथ है तो ब्रजभाषा में है, क्योंकि रीतिकाल की अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में की गई है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया तो वह है बिहारी और इसकी रचना है बिहारी सतसई। तो दोस्त इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 100 प्रश्न को देखा जो रीतिकाल से अब तक पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्त तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।